नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसका नाम तो शायद सबने सुना होगा, पर शायद समझा कम ही गया है। वात्सायन का कामसूत्र। और हम इसे देख रहे हैं सर रिचर्ड बर्टन के 1883 वाले अंग्रेजी अनुवाद के कुछ हिस्सों के जरिए। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सेक्स पर एक किताब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये बात सही है। दरअसल ये प्राचीन भारत के समाज, वहाँ के रहन सहन, शिष्टाचार और यहाँ तक के क्या कहते हैं इंसान के मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी नजर डालती है। अच्छा। तो ये पहलू अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो इसके रचयिता वात्सायन, उनके बारे में क्या पता है, कब थे वो? अनुमान है कि वो पहली से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच कभी रहे होंगे। और उनका मकसद सिर्फ काम यानी शारीरिक सुख ही नहीं था। नहीं था, नहीं। वो जीवन के 3 जरूरी लक्ष्यों, धर्म मतलब नैतिक कर्तव्य, अर्थ यानी दुनियावी समृद्धि और काम मतलब इंद्रिय सुख, इनमें एक संतुलन कैसे बनाया जाए इसकी बात कर रहे थे। दिलचस्प। वात्स्यायन ने खुद अपने बारे में भी कुछ बताया है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये ग्रंथ बनारस में लिखा। तब वो एक ब्रह्मचारी छात्र का जीवन जी रहे थे, ईश्वर के ध्यान में लीन, और उन्होंने ये दुनिया की भलाई के लिए रचा। एक ब्रह्मचारी छात्र और काम पर ग्रंथ। हाँ, उन्होंने जो पुराने आचार्य थे जैसे भावरव्य, उनके कामों का सार निकाला, उन पर सोचा विचारा और फिर इसे तरतीब दी। ये तो कमाल की बात है। शायद ये दिखाता है कि विषय को कितनी गंभीरता से लिया गया था, बिना किसी पक्षपात के। तो आज हमारा इरादा क्या है, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हाँ, तो हम कामसूत्र की बनावट देखेंगे, ये किस जमाने में लिखा गया, उसका माहौल कैसा था, और सबसे जरूरी इसका दायरा कितना बड़ा है। इसमें कला है, रोज की जिंदगी है, समाज में उठना बैठना, मनोवैज्ञानिक बातें, सब कुछ है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि वात्स्यायन ने कैसे इन सबको एक ढांचे में पिरोया है। सिर्फ जानकारी नहीं दी, विश्लेषण भी किया है। हाँ, विश्लेषण तो है ही। तो फिर शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। ये कामसूत्र ये अचानक तो नहीं आ गया होगा, इसका कुछ इतिहास रहा होगा। बिल्कुल। वात्स्यायन खुद बताते हैं कि ये ज्ञान एक परंपरा से आया है। ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले प्रजापति ने धर्म अर्थ काम पर लाखों अध्याय लिखे थे। लाखों? हाँ। फिर मनु ने धर्म पर लिखा, बृहस्पति ने अर्थ पर, और शिव के गण नंदी ने काम पर 1000 अध्याय लिखे। 1000 अध्याय? मतलब इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया था पहले भी। जी। फिर इस ज्ञान को श्वेतकेतु नाम के ऋषि ने थोड़ा छोटा किया, 500 अध्यायों में, और फिर बाबरव्य ने उसे और समेटकर 150 अध्यायों में कर दिया। अच्छा। तो वात्स्यायन का कामसूत्र जो है वो असल में बाबरव्य के काम का ही एक ज्यादा व्यवस्थित और शायद थोड़ा और संक्षिप्त रूप है। उन्होंने इसे 7 मुख्य हिस्सों में बांटा, जिन्हें अधिकरण कहते हैं। 7 हिस्से। अच्छा, ये कौन कौन से विषय कवर करते हैं? इनसे शायद अंदाजा लगेगा कि किताब कितनी फैली हुई है। हाँ बिल्कुल। पहला है साधारण, जो एक तरह से भूमिका है आम सिद्धांतों पर। दूसरा सांप्रयोगिक, ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, यौन मिलन और उसकी तकनीकों पर। हाँ, यही सबसे ज्यादा जाना जाता है। तीसरा है कन्या संप्रयुक्तक, मतलब पत्नी कैसे पाएं, शादी, प्रेम संबंध वगैरह। चौथा है भार्याधिकारिक, यानी पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, उसका आचरण कैसा हो। अच्छा। 5वां है पारदारिक, ये पराई स्त्रियों से संबंध के बारे में है। 6ठा वैश्विक, जो वेश्यावृत्ति से जुड़ा है। और 7वां औपनिषदिक, इसमें आकर्षण बढ़ाने के तरीके, दवाएं, वशीकरण, ऐसी चीजें हैं। बाप रे, ये सुनकर ही लग रहा है कि ये सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे सामाजिक जीवन, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास तक फैला हुआ है। आपने शुरू में धर्म अर्थ काम के संतुलन की बात की थी। वात्स्यायन के क्या कहना था इस पर? क्या कोई एक चीज ज्यादा जरूरी थी? वात्स्यायन का पूरा दर्शन ही संतुलन पर टिका था। वो मानते थे कि जीवन में तीनों जरूरी हैं, लेकिन उनका एक क्रम है। धर्म अर्थ से बेहतर है और अर्थ काम से, मतलब नैतिकता सबसे ऊपर, फिर दुनियावी साधन और फिर इंद्रिय सुख। तो नैतिकता पहले? हाँ, हालांकि वो कुछ अपवाद भी बताते हैं, जैसे राजा के लिए शायद अर्थ यानी पैसा और ताकत सबसे जरूरी है, क्योंकि राज्य उसी पर चलता है, और वैश्या के लिए शायद काम प्रमुख है, पर आम आदमी के लिए संतुलन ही सबसे अच्छा है। लेकिन ये सवाल भी तो उठता है कि काम जैसे विषय पर शास्त्र लिखने या पढ़ने की जरूरत ही क्या है? कुछ लोग कहते होंगे कि ये तो स्वाभाविक चीज है, जानवर भी करते हैं। हाँ, ये सवाल उठाया गया था और वात्स्यायन ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ,
ये प्रवृत्ति स्वाभाविक है, पर इंसान जानवरों से अलग है। क्यों? क्योंकि इंसान सोच समझकर सही तरीकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा। यौन संबंध दो लोगों पर निर्भर करता है ना? तो इसमें सही समझ और सही तरीके चाहिए, और ये शास्त्र से ही सीखे जा सकते हैं। जानवर तो बस मौसम के असर में बिना सोचे समझे करते हैं, इंसान के पास विवेक है। और महिलाओं के ऐसे पढ़ने पर, उस पर भी शायद सवाल उठे होंगे। बिल्कुल उठे थे। एक दलील थी कि भाई महिलाओं को तो शास्त्र पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, तो वो कामसूत्र कैसे पढ़ेंगी? वात्स्यायन ने इसका भी जवाब दिया। बड़ा दिलचस्प जवाब है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि महिलाएं तो काम का अभ्यास, प्रैक्टिकल, पहले से जानती हैं, और ये ज्ञान आता कहाँ से है? कामशास्त्र से ही आता है, भले ही उन्होंने उसे पढ़ा ना हो। अच्छा, मतलब बिना पढ़े भी। हाँ, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि यज्ञ करने वाले पंडित व्याकरण पढ़े बिना भी सही मंत्र बोल लेते हैं, या कोई कारीगर है वो बिना शास्त्र पढ़े अपना हुनर सीख जाता है। वैसे ही अभ्यास से यह ज्ञान आता है। और उन्होंने राजकुमारियों, मंत्रियों की बेटियों, गणिकाओं, ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र भी किया जो इस शास्त्र में माहिर थीं। तो ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल। और ये कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज को भी उतनी ही अहमियत दे रहे थे। इसी से जुड़ी हैं वो मशहूर 64 कलाएं। हाँ, 64 कलाएं। इनका क्या महत्व था? ये सिर्फ मनोरंजन के लिए थी क्या? नहीं, ये 64 कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं थी। ये एक, आप कह सकते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति, खासकर महिलाओं के जीवन का बहुत अहम हिस्सा मानी जाती थी। इनका महत्व कई तरह का था। ये आपकी पर्सनालिटी को, आपके आकर्षण को बढ़ाती थी। अच्छा। समाज में आपको इज्जत दिलाती थी, और महिलाओं के लिए तो ये आत्मनिर्भर होने का एक जरिया भी थी। कुछ उदाहरण देंगे इन कलाओं के? लिस्ट तो बहुत लंबी है शायद। हाँ, लिस्ट तो लंबी है, पर कुछ अंदाजा लगाने के लिए इसमें गाना बजाना, नाचना, पेंटिंग तो है ही, साथ में लिखना, पहेलियां बूझना, फूलों के गजरे बनाना, खाना पकाना, इत्र बनाना, यहाँ तक कि बढ़ई का काम, मेटल का काम, अलग अलग भाषाएं जानना, अरे वाह, जादू के करतब दिखाना, कसरत करना, तोते मैना को बोलना सिखाना, ये सब शामिल था। कमाल है। ये तो आज के जमाने का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लगता है। आपने गणिका का जिक्र किया था, क्या इन कलाओं का उनसे कोई लेना देना था? सीधा लेना देना था। गणिका यानी एक बहुत ऊंचे दर्जे की कलाओं में माहिर वेश्या वही मानी जाती थी जो इन 64 कलाओं में पारंगत हो, साथ में वो सुंदर भी हो और गुणी भी। तो उसे समाज में सम्मान मिलता था? बहुत सम्मान मिलता था। राजा और बड़े बड़े विद्वान भी उसका आदर करते थे। और ये कलाएं सिर्फ गणिकाओं के लिए नहीं थी। जो कुलीन स्त्रियां थी, जैसे राजा या मंत्री की बेटी, उनके लिए भी ये जरूरी मानी जाती थी। क्यों? उनके लिए क्यों? ताकि वो अपने पति का दिल जीत सकें, भले ही उसकी और पत्नियां क्यों ना हो। और मान लीजिए दुर्भाग्य से कोई स्त्री अकेली रह जाए या पति से अलग हो जाए, तो इन कलाओं के सहारे वो कहीं भी इज्जत से अपना गुजारा कर सकती थी। वो ये कलाएं सिर्फ आकर्षण नहीं थी, एक तरह की सामाजिक सुरक्षा और आजादी भी थी। अब जरा उस जमाने के एक आदर्श नागरिक की बात करते हैं। मतलब शहर में रहने वाला एक पढ़ा लिखा सुसंस्कृत व्यक्ति। वात्स्यायन ने उसकी जिंदगी कैसी बताई है? वात्स्यायन एक बहुत ही व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण जीवन बताते हैं। कहते हैं नागरिक को अच्छे इलाके में रहना चाहिए, शहर या बड़े गांव में। घर ऐसा हो जहां हवा आती जाती हो, पानी का इंतजाम हो, बगीचा हो। घर के अंदर का कैसा वर्णन है? घर के 2 हिस्से हों, बाहर का और अंदर का। बाहर वाला कमरा मेहमानों के लिए, बैठकों के लिए। वो खूब सजा समरा हो, खुशबूदार हो, आरामदायक बिस्तर हो, तकिए, फूलों की मालाएं, पानदान, इत्र वगैरह रखे हों। अच्छा। पास में ही कोई बाजा रखा हो, जैसे वीणा, पेंटिंग का सामान हो, किताबें हों, बगीचे में झूला हो, लताओं से घिरा बैठने का मंडप हो। और उसकी रोज की दिनचर्या, सुबह से शाम तक। सुबह उठकर जरूरी काम निपटाना, दातून करना, हल्का सा सुगंधित लेप लगाना, आंखों में काजल, होंठ रंगना, आईने में देखना, पान खाना, फिर अपने काम पर जाना। रोज नहाना जरूरी था, नियमित रूप से तेल मालिश, उपटन लगाना, हजामत करवाना, शरीर के बाकी हिस्सों की सफाई रखना। और दोपहर में खाने के बाद थोड़ा आराम, थोड़ा मनोरंजन, जैसे तोतों को बोलना सिखाना या मुर्गों और बटेरों की लड़ाई देखना, फिर थोड़ी देर सो लेना। इस मनोरंजन में कुछ साथियों का भी जिक्र है। पीठमर्द, विट, विदूषक, ये कौन लोग थे? हाँ, ये बड़े दिलचस्प किरदार हैं। ये नागरिक के सोशल सर्कल का हिस्सा थे। पीठमर्द वो होता था जो खुद शायद उतना अमीर ना हो,
पर कलाओं में माहिर होता था और अपनी कला सिखाकर इज्जत पाता था। विट थोड़ा अनुभवी, दुनिया देखा हुआ किस्म का आदमी होता था। नागरिक का साथी होता था, महफिलों में सम्मान पाता था, पर अक्सर दूसरों के पैसों पर जीता था। अच्छा, और विदूषक या व्यासक होता था, मजाकिया दोस्त, मस्खरा, जो हंसी मजाक करता था और भरोसेमंद माना जाता था। ये लोग अक्सर नागरिक और गणिकाओं के बीच, क्या कहते हैं, मध्यस्थ का काम भी करते थे। उनके झगड़े सुलझाते थे, एक तरह के सोशल कनेक्टर थे। यानी सोशल नेटवर्किंग और मेलजोल बहुत जरूरी था। और ग्रुप एक्टिविटीज कैसी होती थी? शाम को दोस्तों से मिलना जुलना, संगीत का कार्यक्रम रखना। इसके अलावा नियमित रूप से गोष्ठी होती थी। गोष्ठी? हाँ, जहां मर्द और औरतें मिलते थे, कला और साहित्य पर बातें करते थे। पान गोष्ठी भी होती थी, मतलब शराब पार्टियां। मौसम के हिसाब से बगीचों में घूमने जाना यानी पिकनिक, गर्मियों में पानी में खेलना, वसंतोत्सव जैसे त्योहार मनाना, ये सब सामाजिक जीवन का हिस्सा था। वाह, लगता है जीवन काफी रंगीन और समुदाय के साथ जुड़ा हुआ था। अब आते हैं स्त्रियों के प्रकार पर। वात्स्यायन में पुरुषों के लिए जिनसे वो संबंध बना सकते थे, उन स्त्रियों को कैसे बांटा? वात्स्यायन मुख्य रूप से 4 तरह की स्त्रियों की बात करते हैं जिनसे पुरुष संबंध बना सकता है। पहली, कन्या यानी अविवाहित लड़की। दूसरी, पुनर्भू यानी विधवा या छोड़ी हुई स्त्री जिसने दोबारा शादी की हो या संबंध में हो। तीसरी, वेश्या। और चौथी एक खास तरह की है, विशेष प्रयोजन वाली स्त्री। विशेष प्रयोजन वाली स्त्री, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, इसका मतलब है किसी ऐसी स्त्री से संबंध बनाना जिसका मकसद सिर्फ शारीरिक सुख न होकर कुछ और हो। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से दुश्मनी है और उसकी पत्नी का उस पर बहुत असर है, तो आप उस पत्नी को अपनी तरफ मिलाकर दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब राजनीतिक या रणनीतिक कारण? हाँ, बिल्कुल। या कोई बहुत शक्तिशाली औरत है जिसकी अपने पति से नहीं बनती, तो उसके जरिए पति को साधा जा सकता है। वात्स्यायन साफ कहते हैं कि ऐसा सिर्फ खास वजहों से ही करना चाहिए, सिर्फ वासना के लिए नहीं। और क्या, और भी प्रकार बताए गए हैं? हाँ, दूसरे आचार्यों ने कुछ और प्रकार भी गिनाए हैं, पर वात्स्यायन मानते हैं कि वो सब इन्हीं 4 में आ जाते हैं। और ऐसी कौन सी औरतें थी जिनसे संबंध बनाने की बिल्कुल मनाही थी? हाँ, इसकी भी एक लिस्ट है। वात्स्यायन कहते हैं कि कुष्ठ रोगी स्त्री, पागल स्त्री, समाज से निकाली हुई स्त्री, या जो भरोसे लायक ना हो, राज खोल दे। अच्छा। जो खुद बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाए, जो बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली हो, शायद सेहत के कारणों से, जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो, कोई करीबी रिश्तेदार, सखी यानी दोस्त की पत्नी या प्रेमिका, तपस्विनी, सन्यासिनी, और सबसे जरूरी दोस्त, ज्ञानी ब्राह्मण या राजा की पत्नी। इनसे संबंध बिल्कुल मना थे। अच्छा, ये समाज का ढांचा और नैतिकता बनाए रखने के लिए जरूरी था। ये सीमाएं साफ बताती हैं कि ये किताब सिर्फ सुख की बात नहीं करते, बल्कि सामाजिक नियम और नैतिकता का भी ध्यान रखती है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए कामसूत्र सबसे ज्यादा जाना जाता है, या शायद बदनाम है। भाग 2, यौन संबंधों का विवरण। इसे कैसे समझना चाहिए? वात्स्यायन का तरीका क्या था यहाँ? देखिए, वात्स्यायन का नजरिया यहाँ भी विश्लेषणात्मक है। वो इसे एक विज्ञान की तरह देखते हैं। उन्होंने संबंधों को अलग अलग वर्गों में बांटने की कोशिश की, जैसे शरीर की बनावट के आधार पर। कैसे? पुरुषों और स्त्रियों को 3-3 वर्गों में बांटा। पुरुष शश यानी खरगोश जैसे, वृष यानी बैल जैसे, अश्व यानी घोड़े जैसे। स्त्री मृगी यानी हिरणी जैसी, वडवा यानी घोड़ी जैसी, हस्तिनी यानी हथिनी जैसी। अब इनके मेल से 9 तरह के संबंध बनते हैं, कुछ बराबर के, कुछ ऊंचे नीचे। ये शायद शारीरिक तालमेल को समझने की एक कोशिश थी। अच्छा, और क्या आधार थे वर्गीकरण के? उन्होंने कामेच्छा की तेजी, वेग के आधार पर भी बांटा, मंद, मध्यम, प्रचंड, और संबंध कितने देर चलता है, काल, लघु, मध्यम, दीर्घ। इन दोनों आधारों पर भी 9 तरह के संयोग बताए। ये दिखाता है कि वो इंसानी यौन व्यवहार में कितनी विविधता होती है, इसे समझ रहे थे और उसे एक सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या स्त्री के ऑर्गेज्म या स्खलन पर भी उस जमाने में कोई बहस थी? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। इस पर अलग अलग राय थीं। कुछ पुराने आचार्य थे जैसे उद्दालकी, वो मानते थे कि औरतें पुरुषों की तरह स्खलित
नहीं होती। भाब्रव्य के मानने वाले कहते थे कि स्त्री का स्खलन धीरे धीरे होता रहता है। और वात्स्यायन क्या मानते थे? लेकिन वात्स्यायन का मानना था कि स्त्री का स्खलन भी पुरुष की तरह ही होता है, एक खास पॉइंट पर। हाँ, अनुभव शायद अलग हो सकता है। ये उस जमाने की वैज्ञानिक समझ को दिखाता है। और ये जो 64 का नंबर है, ये कलाओं के अलावा यौन तकनीकों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी क्या कहानी है? इस पर भी पक्का नहीं है, अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि इस भाग में 64 अध्याय थे। भाभ्रव्य के अनुयायी कहते थे कि 8 मुख्य क्रियाएं थीं, जैसे आलिंगन, चुंबन, नाखून के निशान, नखक्षत, दांत के निशान, दंतक्षत, आसन, आवाजें निकालना, सीतकृत, स्त्री का पुरुष की भूमिका निभाना, पुरुषायत, और मुख मैथुन, औपरिष्टक। और हर एक के 8 तरीके थे, तो 8 गुणा 8 हो गए 64। तो वात्स्यायन भी इसे 64 ही मानते थे? वात्स्यायन इसे बस एक संख्या मानते हैं। वो कहते हैं कि विषय तो और भी बहुत है। ये शायद बस एक कहने का तरीका था। इन क्रियाओं का वर्णन क्या बहुत डिटेल में है? हाँ, वर्णन काफी बारीक है। जैसे आलिंगन के कई तरीके बताए हैं। एक है लता वेष्टितक, जैसे बेल पेड़ से लिपट जाती है। चुंबन के भी प्रकार है, सांकेतिक चुंबन, होठों का कांपना वगैरह। नाखून के निशान बनाने के भी तरीके हैं, आधा चांद बनाना, बाघ के नाखून जैसा निशान बनाना। ये दिखाता है कि हर पहलू पर कितने विस्तार से सोचा गया था। पर यह सिर्फ लिस्ट नहीं है, इसके पीछे भावना और मकसद भी जुड़े हैं। क्या इसमें अलग अलग इलाकों के रिवाजों या कुछ चेतावनियों का भी जिक्र है? बिल्कुल है। वात्स्यायन बताते हैं कि कुछ जगहों पर, जैसे लाट देश, शायद गुजरात का इलाका, शरीर के दूसरे हिस्सों पर चूमने का रिवाज था, पर वो सबको ऐसा करने को नहीं कहते। दक्षिण भारत में मारने पीटने के कुछ उपकरणों का जिक्र है, लेकिन वात्स्यायन ऐसी नुकसानदेह चीजों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अच्छा, चेतावनी भी देते हैं? हाँ, वो कुंतल देश के राजा शातकर्णी सातवाहन का उदाहरण देते हैं, जिसने गुस्से में अपनी रानी मल्यावती को कर्तरी नाम के किसी औजार से मार डाला था। तो ये दिखाता है कि वात्स्यायन सिर्फ बता नहीं रहे, वो सही गलत और सुरक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। ये उदाहरण सच में जरूरी है। ये किताब को सिर्फ एक रूखी नियमावली बनने से रोकता है। अब जल्दी से कामसूत्र के बाकी हिस्सों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। जरूर। भाग 3, कन्या संप्रयोग तक। इसमें शादी से पहले प्यार कैसे होता है, प्यार के इशारे क्या हैं, अलग अलग तरह की शादियां जैसे गंधर्व विवाह जो लव मैरिज जैसा है, इन सब की बात है। और भाग 4? भाग 4 भार्या अधिकारिक, शादीशुदा औरत की जिंदगी पर है। उसकी दिनचर्या, पति अगर बाहर गया है तो कैसे रहे, अगर सौते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव करें। ये उस जमाने की फैमिली डायनामिक्स की झलक देता है। और अगले 3 भाग? भाग 5 पारिदारिक, पराई स्त्री के प्रति आकर्षण क्यों होता है, उसे पाने की कोशिशें कैसे होती हैं, और इसमें दूती यानी मैसेज ले जाने वाली की क्या भूमिका है। भाग 6 वेश्यिक, वेश्यावृत्ति के सामाजिक और आर्थिक पहलू देखता है। वेश्या क्यों पुरुषों से जुड़ती है, कैसे वो कभी कभी पत्नी की तरह रहती है, पैसा कैसे कमाती है, उसके कितने प्रकार है। और आखिरी भाग 7वां औपनिषदिक, ये पर्सनल ग्रूमिंग और आकर्षण बढ़ाने के तरीकों पर है। श्रृंगार, जड़ी बूटियां, वशीकरण के मंत्र और कुछ शारीरिक क्षमता बढ़ाने के नुस्खे भी हैं। तो ये सचमुच जिंदगी के लगभग हर निजी और सामाजिक पहलू को छूता है। अब जरा वापस वात्स्यायन के समय पर लौटते हैं। उनका समय 1ली से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच कैसे माना गया? इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो वात्स्यायन खुद राजा शातकर्णी सातवाहन का जिक्र करते हैं, जो 1ली सदी ईस्वी के माने जाते हैं। अच्छा। दूसरा, 6ठी सदी के एक बहुत बड़े विद्वान और ज्योतिषी थे, वराह मिहिर। उन्होंने अपनी किताब बृहद संहिता में काम शास्त्र पर लिखा है, और ऐसा लगता है कि वो वात्स्यायन के विचारों से प्रभावित हैं। तो इन्हीं 2 सिरों के बीच उनका समय माना जाता है। क्या उनके काम पर बाद में कोई टीका, मतलब कमेंट्री वगैरह भी लिखी गई? हाँ, लिखी गई। सबसे मशहूर टीका है जया मंगला। इसके लेखक यशोधर माने जाते हैं, और इसका समय 10वीं से 13वीं सदी के बीच का है। एक और टीका है सूत्रवृत्ति, वो बाद में लिखी गई, पर जया मंगला ज्यादा अहम मानी जाती है। बर्टन ने अनुवाद में इसी की मदद ली थी। और आखिर में सर रिचर्ड बर्टन का ये अनुवाद, ये हुआ कैसे? उस जमाने में ये किताब आसानी से मिलती तो नहीं होगी। हाँ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। बर्टन पहले एक और भारतीय कामशास्त्र ग्रंथ
अनंग रंग का अनुवाद कर रहे थे। उसमें बार बार वात्स्य यानी वात्स्यायन का जिक्र आ रहा था। अच्छा। तब उन्होंने पंडितों की मदद से भारत में अलग अलग जगहों से बम्बई, बनारस, कलकत्ता, जयपुर कामसूत्र की पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी कॉपीज मंगवाईं। उनका मिलान किया, जयमंगला टीका की मदद ली और एक प्रामाणिक टेक्स्ट तैयार किया। फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या मुख्य बात निकाल सकते हैं? क्या टेकअवे है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि कामसूत्र को लेकर जो आम धारणा बनी हुई है वो अधूरी है और अक्सर गलत है। ये सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये प्राचीन भारतीय समाज का एक आईना है। इसमें जिंदगी जीने की कला है, सामाजिक नियम है, पर्सनल डेवलपमेंट है, कलाओं का महत्व है और हाँ, सेक्सुअलिटी को भी जीवन के दूसरे लक्ष्यों, धर्म और अर्थ के साथ बैलेंस करने की एक बहुत गंभीर कोशिश दिखती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय का समाज जीवन के इन पहलुओं पर कितनी खुली और विश्लेषणात्मक नज़र से सोच सकता था। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्यों और कैसे पर भी गहराई से बात करता है, एक पूरे जीवन के फलसफे के संदर्भ में। और शायद ये संतुलन वाली बात ही सबसे ज्यादा जरूरी है आज भी। वात्स्यायन खुद आखिर में यही कहते हैं कि इस शास्त्र को पढ़कर इंसान को धर्म, अर्थ, काम में तालमेल बिठाना सीखना चाहिए और अपनी इंद्रियों या इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो सुनने वालों के लिए शायद यही आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है। वात्स्यायन का सदियों पुराना ये संदेश धर्म, अर्थ और काम में संतुलन साधने का आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना मायने रखता है? क्या हम अक्सर इनमें से किसी एक के पीछे भागते हुए बाकी को नजरअंदाज तो नहीं कर देते? इस संतुलन की तलाश शायद आज भी उतनी ही जरूरी है। निश्चित रूप से ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है। इस गहरी और परतदार चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।